Assalamu alaikum, this is Mueed Pirzada. Returning back to this platform after almost 30 hours. इन 30 घंटों के अंदर पाकिस्तान की सियासत में बहुत दिलचस्प चीज़ें रूनुमा हुई हैं, ख़ास करके पंजाब की सियासत में। और आप ये भी कह सकते हैं, अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आए उनको देख के, कि खासी घटिया किस्म की हरकतें वहाँ पे की गई हैं। लेकिन आप ये नहीं इल्ज़ाम लगा सकते कि कोई भी ऐसी चीज़ हुई है जो गैर मुतवक्को थी, अनएक्सपेक्टेड थी, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जो नहीं हो सकती थी, जो होनी थी। ये सब चीज़ें जो हुई हैं वही हैं जो हम, अगर आप मेरा वीलॉग देखते रहे हों, और तो अब से 3-4 दिन पहले से मैंने ये कहना शुरू कर दिया था, जिस वक्त ये चीज़ अभी अखबारों की जीनत नहीं बनी थी, कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब दोनों में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव्स जो हैं वो लाई जाएंगी, मोशंस लाई जाएंगे। अब खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक इस किस्म का मोशन नहीं आया। वहां पर स्पीकर ने खैबर पख्तूनख्वा की जो असेंबली है, जिसका सेशन मुसलसल गुज़िश्ता 4-5 माह से चल रहा था, उसे उन्होंने एडजर्न भी कर दिया है। और वो अब उसको बुलाया जाएगा 23 दिसंबर को, जबकि असेंबली को डिसॉल्व करने का फैसला जो है वो करना है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आई, तो उसकी वजह यह है कि पीडीएम की जमातों की असेसमेंट ये है कि अगर पंजाब में ही वो इमरान खान का रास्ता रोक लेते हैं, वहाँ असेंबली डिसॉल्व नहीं होने देते, तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को डिसॉल्व करने का फैसला करेंगे ही नहीं, वो उस रास्ते पे जाएंगे ही नहीं। और कुछ ऐसी खबर है भी कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब जो हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को पहले भी ये कहा हुआ है कि अगर पंजाब की असेंबली नहीं डिसॉल्व हो सकेगी तो हमें खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को भी डिसॉल्व नहीं करना चाहिए। और इमरान खान ऑल्सो अंडरस्टैंड्स हिज लॉजिक कि कोई तो सर छुपाने का ठिकाना जो है उनके पास होना चाहिए, बिकॉज अगर पंजाब भी गया तो जमान पाक भी चला जाएगा, और इट्स अ गैम्बल। अब एक क्वेश्चन जो है, पंजाब में जाहिर है कि नो कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस दोनों की मोशंस लाई गई हैं। लेटेस्ट तो बहरहाल ये है कि वहाँ के स्पीकर सप्तान खान साहब जो हैं, उन्होंने अब से चंद घंटे पहले जो गवर्नर ने खत लिखा और जो ऑर्डर दिया था, उसे उन्होंने कंसिडर करने के बाद उन्होंने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि गवर्नर बलीगो रहमान साहब के जो अहकामात हैं वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूँ उसकी क्या सिचुएशन है। लेकिन अभी एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत दफा लोग उठाते हैं जब मैं कमेंट्स देखता हूँ इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि इमरान खान ने असेंबली पहले क्यों ना डिसॉल्व कर दी, आज से हफ्ता पहले क्यों ना करती, 10 दिन पहले क्यों ना करती, जब 17 तारीख को उन्होंने लिबर्टी चौक के अंदर खिताब किया तो वहां क्यों ना कर दी, इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी वजह ये कि इमरान खान क्लियरली ये चाहते थे कि वो सिस्टम को, इस्टेब्लिशमेंट को भी, जनरल आसिम मुनीर साहब की इस्टेब्लिशमेंट को, पीडीएम की जमातों को, पीएमएलएन को, पीपीपी को, सबको एक सोचने का, समझने का, रिफ्लेक्ट करने का और फैसला करने का टाइम देना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि उनके जहन में ये नहीं होगा। अगर हम सबको ज़ाहिर है इसका अंदाजा था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस जो है वो लाए जाएंगे, तो जाहिर है कि इमरान खान को डेफिनेटली, जो मुसलसल मशवरे कर रहे थे लीगल एक्सपर्ट से, कानूनी एक्सपर्ट से, कॉन्स्टिट्यूशन लोगों से, सारे पॉलिटिक्स से, मैं ख्याल सैकड़ों उन्होंने मीटिंग्स किए हैं इस हवाले से, तो जाहिर है उनको अंदाजा था सारे प्रोज एंड कॉन्स का। लेकिन वो क्लियरली अपना केस इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे कि हमने ये फैसला किया है कि हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली से निकल जाएंगे, असेंबलीज को डिसॉल्व करेंगे, हमें एक अर्ली जनरल इलेक्शन की हमें डेट चाहिए। और सिस्टम को उन्होंने सोचने का वक्त दिया। इसका जो, चूंकि ये पॉलिटिक्स है, और इसका एक बहुत बड़ा मकसद ये था कि वो ये, कि उन्होंने इल्ज़ाम कोई नहीं लगाया। अगर आप अब तक देखें, जब से नई इस्टेब्लिशमेंट आई है जनरल आसिम मुनीर की, वो मुसलसल ये कहते हैं कि हम उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, हम उन्हें वक्त दे रहे हैं, हमारी उनसे ये तवक्को है कि वो चीज़ों को ठीक करेंगे, वो सही मानों में न्यूट्रल रहेंगे। यहाँ उन्होंने पीडीएम की जमातों को भी और जनरल आसिम मुनीर की इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने एक रीजनेबल टाइम दिया, सोचने का, रिफ्लेक्ट करने का, फैसला करने का, ताकि वो साबित कर सकें कि क्या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के पेश नज़र सही फैसले करना चाहती है, या इस्टेब्लिशमेंट पीडीएम की जमातों की जो सेल्फ सेंटर्ड पॉलिटिक्स है उसका हिस्सा है। अभी तक यही लगता है कि अभी हम हतमी तौर पे नहीं कह सकते, हम मजीद पेशेंस इस पे रख सकते हैं, लेकिन अब तक के हालात और वाकयात को देख के लगता यही है कि जनरल आसिम मुनीर साहब की इस्टेब्लिशमेंट उसी फैसले पे कारबंद है जो जनरल बाजवा ने किए हैं, उसकी वही कमिटमेंट्स हैं, और वो उसी स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रही है, और वो पीडीएम की जमातों के साथ खड़ी। अगले 48 घंटे में क्या होता है, पंजाब के अंदर पुलिस क्या करती है, पंजाब पुलिस किसके साथ खड़ी होती है, वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर के साथ खड़ी होती है या ऑपोजिशन के साथ खड़ी होती है, धींगा मुश्ती होती है तो पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट क्या करती है, वहां से सारी की सारी सूरत हाल जो है
वो वाजे हो जाएगी। इमरान खान साहब की लॉजिक जो है वो बिल्कुल क्लियर समझ आती है। मैं अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि जाहिर है कि इमरान खान, नवाज शरीफ साहब ने और उनकी पार्टी ने, इसको मैं क्लियरली अगर मैं इसको उन्वान दूं इस यूट्यूब को, सॉरी इस वीडियो को, तो मैं यही उन्वान दूंगा कि नवाज शरीफ काउंटर मूव अगेंस्ट इमरान खान, इज इमरान खान रेडी और समथिंग। अब देखिए, जाहिर है कि इमरान खान को अंदाजा होना चाहिए था, उनको अंदाजा होगा कि नवाज शरीफ साहब का जहन किस तरह से काम करेगा और वो क्या करेंगे, और वो किस तरह से पंजाब को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, इमरान खान को फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। और वो उन्होंने कर ली है, उन्होंने मूव कर ली है। अब काउंटर मूव किया उन्होंने, इमरान खान ने पहले मूव की थी। अब देखना यह है कि इमरान खान जो इतनी देर से मशवरे कर रहे थे, लोगों के साथ मसलसल इन कंसल्टेशन थे, उनको नवाज शरीफ की इस काउंटर मूव को फेल करने की कितनी तैयारी जो है वो इमरान खान की, इसका हमें अगले 72 घंटों में पता चलेगा। बिकॉज अब 20 दिसंबर है, 21, 22, 23 तक हमें इसका फैसला हो जाएगा कि इमरान खान कितने तैयार थे, और नवाज शरीफ, और ये भी पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की कितनी सपोर्ट है। अगर तो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की बहुत क्लियर सपोर्ट नहीं मिलती लाहौर के अंदर, तो पीडीएम के लिए वो सब कुछ करना जो वो करना चाह रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस को रोकना चाह रहे हैं, वो इतना आसान नहीं होगा, खासा मुश्किल होगा, बल्कि उसमें ज्यादा चांसेस फेलियर के हैं। अगर एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी है, सारे सेक्टर कमांडर्स उनकी खातर जो हैं लोगों को मिलेंगे, दबाव डालेंगे, पुलिस को कंट्रोल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल करेंगे, तो वो भी पता चल जाएगा आपको। तो फिर आपको क्लियरली नजर आने लग जाएगा, और इमरान खान का जो मकसद था वक्त देने का, वो चीज क्लियर हो जाएगी। तो आई होप आई हैव एक्सप्लेन दैट वेरी वेल। अब हम आगे चलते हैं कि लेटेस्ट, जैसे मैंने आपको कहा कि सत्यान खान जो हैं, उन्होंने गवर्नर साहब के अहकामात पे फैसला कर दिया है कि गवर्नर ने जो हुक्म दिया है कि परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर को कहा है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। वहां उन्होंने कानूनी जवाब भी उसका दिया कि गवर्नर साहब ने 41st सेशन जो है उसको उन्होंने कॉल तो किया है, लेकिन गवर्नर ने सेशन को प्रोरोग नहीं किया, और हमने तो महज सेशन को एडजॉर्न किया है। सो कानूनी तौर पे जब तक ये सेशन चल रहा है पंजाब असेंबली का, गवर्नर साहब जो है एक अलग से स्पेसिफिक स्पेशल सेशन बुलाकर उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का हुक्म जो है वो नहीं दे सकते। ये कह के उन्होंने गवर्नर के अहकामात को उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया। इसकी अगर मैं स्क्रीन शेयरिंग करूं तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें बेहतर भी दिखा दूंगा। लेट मी डू द स्क्रीन शेयरिंग। हेयर वी कम। सॉरी, यहां से अगर हम इसकी स्क्रीन शेयरिंग करें, आई होप दिस इज इट। जी बिल्कुल, आप हेडलाइन देख सकते हैं, पंजाब असेंबली स्पीकर डिस्पोजेस गवर्नर्स ऑर्डर रिक्वायरिंग सीएम इलाही टू टेक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक, यहाँ पे मैं इनकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट, इनके नीचे इंस्टाग्राम की है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। डॉन टुडे, Punjab Assembly Speaker Saplan Khan on Tuesday termed Governor Baligul Rahman's order requiring Chief Minister Parvez Elahi to obtain a vote of confidence from the House as illegal and incorrect. Commenting on the matter after the Provincial Assembly, Punjab Assembly session, the Speaker told Dawn.com that he had a meeting with lawyers on the interpretation of the Constitution and rules. I have been saying this since the first day, and I think this interpretation is correct. उसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा मैं और आपको दिखाऊं कि यहाँ पर एक, हाँ मतलब ये इसको देख लें कि पीटीआई पीएमएलक्यू टू फेस द कॉन्फिडेंस वोट एंड नो ट्रस्ट मूव टुगेदर एज एन अलायंस। इसमें फवाद चौधरी साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पे की है। अब ये भी नोट कर लें कि पीएमएलएन जो है वो कल के दिन यानी 21 दिसंबर को वो कह रहे हैं कि नहीं, स्पीकर ने जो फैसला किया ये गलत किया है, और चूंकि गवर्नर ने कहा है इसलिए सेशन होगा, और हम पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली की जो बिल्डिंग है वहां पहुंचेंगे। इसका मतलब है कि अब जो दिन शुरू हो रहा है लाहौर के अंदर, उसमें मार कुटाई, धींगा मुश्ती, बदतमीजी के खासे चांसेस हैं, और वहां हमें पता चलेगा कि पंजाब की पुलिस और पंजाब का डिप्टी कमिश्नर लाहौर का जो है वो अपने चीफ मिनिस्टर के साथ खड़ा हुआ है, या वो उन लोगों के साथ खड़ा हुआ है। क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि मई जून जुलाई के अंदर जब धींगा मुश्ती हुई थी, जब अभी हमजा शहबाज जो है वो चीफ मिनिस्टर थे ही नहीं, प्रिटेंड कर रहे थे, तो सेंटर सारी चीज़ों को लाहौर में मैनेज कर रहा था, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं था। और वहाँ पर ये बड़ा क्लियर था कि पंजाब की पुलिस और पंजाब की डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो है वो हमजा के साथ खड़ी थी, और वो उधर नहीं खड़ी थी जहाँ पे उसको खड़ा होना चाहिए था, यानी पीटीआई के साथ वो नहीं खड़ी, हालांकि गवर्नमेंट उस वक्त भी पीटीआई की थी। लेकिन यहाँ पर जो सप्तान साहब ने जो एक्सप्लेनेशन दी है, अच्छा ये भी आप देख लें कि अहमद बिलाल महबूब साहब ने एक इंटरप्रिटेशन दी है रूल की,
इन्होंने कहा कि इफ ऑन द डे फिक्स बाय द गवर्नर फॉर ऑब्टेनिंग अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम द असेंबली अंडर क्लॉज 7th ऑफ द आर्टिकल 130 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द चीफ मिनिस्टर रिफ्रेन्स फ्रॉम डूइंग सो इट शैल बी डीम्ड दैट ही डजंट कमांड द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स। अच्छा, हैविंग सेड दिस, ये सारे कानून शानून मैंने आपको दिखा दिए, पढ़ भी दिए। मेरी बड़ी हम्बल और फ्रस्ट्रेटेड और हेल्पलेस ओपिनियन ये है, आफ्टर लुकिंग एट एवरीथिंग फॉर सो मेनी ईयर्स, कि पाकिस्तान के अंदर कानून, आइन, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह नाम की कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहानी है। कहीं कहीं अदालतों का जोर चल चल जाता है जब लाठी वाले बहुत जोर नहीं लगा रहे होते, वरना वही होता है जो लाठी वाले चाहते हैं कि होगा। अब सत्यान साहब ने, इफ आई वांट टू शो यू समथिंग मोर, लेट मी स्टॉप शेयरिंग है। अब हाँ, ये मैं आपको एक और चीज दिखाना चाह रहा था, जिसके लिए लेट मी कम बैक टू द जूम। हाँ जी, ये इसे कहते हैं, सॉरी फॉर दिस लिटिल बिट ऑफ डिले है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वो ऑर्डर है गवर्नर पंजाब का, जो गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब ने इशू किया था, जिसको कि स्पीकर साहब ने, सत्यान खान साहब ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक। अब देयर आर सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। सत्यान खान साहब ने इसको रिजेक्ट करते हुए ये कहा कि सेशन चल रहा था, स्पेसिफिक सेशन नहीं बुला सकते, ये आईनों कानून के मुताबिक नहीं था। अब ये तो खैर एक टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है। असल में गवर्नर बलीगुर रहमान ने जो ये ऑर्डर इशू किया, इसकी कोई सेंस नहीं है। अपनी सेंस और नॉन सेंस में ये बिल्कुल उस किस्म का ही लिखा हुआ फैसला है जिस तरह का बहुत महीने पहले दोस्त मजारी साहब ने एक बड़ा हिस्टोरिक डिसीजन किया था, जब वो स्पीकर थे या डिप्टी स्पीकर थे पंजाब की असेंबली के। और उसके बारे में मैंने भी बड़ा एक चुपता हुआ कमेंट किया था, जिसपे बड़ी खप पड़ी थी और बहुत ज्यादा वो चर्चा हुआ था उस चीज का। लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे वो अब कमेंट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि गवर्नर साहब ने जब अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया है, तो उसके ऊपर भी लोगों ने कमेंट किए हैं। और यहाँ पर एक साहब हैं तैयब खान साहब, उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट के ऊपर जो लिखा है, वो लिखा है कि वासिफ अली वासिफ की एक बात याद आ गई आपकी शक्ल देखकर। वो कहते हैं मुझे तवाइफ पे अफसोस होता है कि जो अपने गुनाह छुपाने के लिए दाढ़ी भी नहीं रख सकती। ये वो कह रहे हैं गवर्नर बलीगुर रहमान साहब के बारे में। और नीचे भी किसी ने लिखा है कमेंट, उन्होंने कहा, ओ द मैन वेक्स अप फॉर एन इलीगल एक्ट completely unconstitutional. Governor, go and learn the constitutional law as part of your job for which you are being paid via public money. Once again, PDM loses the पब्लिक कॉन्फिडेंस। लेकिन असल चीज ये है जो वासिफ अली वासिफ साहब के हवाले से उन्होंने कही। गवर्नर साहब ने ये जो ऑर्डर लिखा है, ये इतना बेतुका है, इतना वाहियात है, इतना बेहुदा है, इतना नॉनसेंसिकल है कि ये एक मजीद उन्होंने एडिशन की है पाकिस्तान की हिस्ट्री ऑफ नॉनसेंसिकल स्टूपिड चीजों के अंदर, जो पाकिस्तान की एक जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होनी चाहिए बेहुदा ऑर्डर्स लिखने की, उसमें उन्होंने ऑर्डर लिखा है। ये एक बिल्कुल क्लियर कन्वेंशन है कि गवर्नर या चीफ एग्जीक्यूटिव या क्वीन, किसी पॉलिटिकल चीफ एग्जीक्यूटिव, वो प्राइम मिनिस्टर हो या वो चीफ मिनिस्टर हो, उससे उस वक्त वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांग सकते हैं जब प्राइमा फसाई एक ऑब्जेक्टिव एविडेंस एग्जिस्ट करती हो कि हाउस का वो कॉन्फिडेंस जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ मिनिस्टर ने खो दिया है। इस केस में ऐसी कोई चीज हुई ही नहीं है। यहाँ पे ऐसी कोई चीज डिबेट हुई ही नहीं है हाउस के अंदर। हाउस इन सेशन है, कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई है। और गवर्नर साहब फरमा रहे हैं कि मुझे अखबारों से पता चला है कि इमरान खान और परवेज इलाही जो हैं, उनके दरम्यान में चीज़ें ठीक नहीं हैं। इमरान खान चाहते हैं कि असेंबलीज डिजोल्व कर दी जाएं, परवेज इलाही चाहते हैं, उन्होंने कहीं ये कहा है कि इसको मार्च में डिजोल्व होना चाहिए। और उसके अलावा धरीशक साहब गालिबन जो मिनिस्टर हैं, चूंकि उन्होंने रिजाइन कर दिया है, इसलिए मैं समझता हूँ इन व्यू ऑफ दिस, यहाँ पे कीपिंग इन व्यू दिस, तो उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो लेना चाहिए। अब धरीशक साहब ने इसके ऊपर उनकी क्लास ली है गवर्नर साहब की, ये कह के कि मैं वहीं वोट दूंगा जहां मुझे इमरान खान कहेंगे, और आप मेरे रेजिग्नेशन से, जिसके टोटल पर्सनल रीजंस हैं, उसको बेसिस नहीं बना सकते। और जहां इमरान खान के बारे में एक डिसएग्रीमेंट आया है परवेज इलाही का, वहां 10 और चीजें भी परवेज इलाही ने, मुनीस इलाही ने कही हैं, जिनको गवर्नर साहब ने कन्वीनियंटली यहाँ पे नजरअंदाज कर दिया। बहरहाल मेरा ख्याल है कि तैयब खान का जो कमेंट है गवर्नर बलीगुर रहमान साहब के बारे में, वो बिल्कुल सही था। लेट मी स्टॉप शेयरिंग एंड कम बैक ओवर है। बेसिक गोल यहाँ पे क्या है, जैसा कि मैंने अपने पिछले 2-3 वीलॉग्स में आपको एक्सप्लेन किया था, बेसिक गोल ये है कि आपने पूरी की पूरी इमरान खान का जो इनिशिएटिव था उसको आपने फ्रस्ट्रेट करना है। अगर ये मूव जो नो कॉन्फिडेंस की, अच्छा अब पहले तो ये हो नहीं सकती, पहले तो आप देखें यहाँ पे लीगल मसला पड़ गया है, और मुझे इसमें खतरा ये है कि कल होगी धींगा मुश्ती, जो दिन शुरू हुआ है उसके बाद हो सकता है कि पीएमएल ये कहने लगे कि हमने तो परवेज इलाही को हटा दिया है, चूंकि एज पर सर्टन सेक्शन ऑफ द लॉ परवेज इलाही ने आके वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस नहीं लिया, इसलिए परवेज इलाही अब चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, और मामला फिर चला जाएगा लाहौर हाई कोर्ट के अंदर।
वहां पहले एक पिटिशन लाई गई थी कि असेंबली नहीं चीफ मिनिस्टर डिसॉल्व कर सकता, जिसको कि लाहौर हाई कोर्ट ने फ्रिवलस कह के फारिग कर दिया है। वो खासी डांट डपट की है कि ये फजूल पिटिशन है। लेकिन मुझे लग ही रहा है कि बहुत जल्दी लाहौर हाई कोर्ट के लेवल में एक पिटिशन आ जाएगी जो ये कहेगी कि अब परवेज इलाही ने चूंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया वेडनेसडे के दिन 21 तारीख को, इसलिए परवेज इलाही तो चीफ मिनिस्टर रहे ही नहीं है, तो वे असम्बलियां तोड़ नहीं सकते। उसके ऊपर फिर एक बहस शुरू हो जाएगी। तो गोल यहाँ पर जो नवाज शरीफ साहब की और पीएमएलएन की काउंटर मूव है, उसका गोल ये है कि इमरान खान को असेंबलियां ना तोड़ने दी जाए, विच इज ऑल्सो वेरी आयरनिकल इन द सेंस के इमरान खान और उसकी पार्टी अपनी असेंबली और गवर्नमेंट तोड़ना चाह रही है, और जो ऑपोजिशन है वो उनको जो है वो तोड़ने नहीं दे रही। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, जिससे क्लियरली मैसेज ये जाता है कि पीएमएलएन और पीडीएम की जमातें जो हैं वो बिल्कुल भी इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं पहले कह चुका हूं कि अभी नहीं, 1 महीने बाद भी नहीं, 2 महीने बाद भी नहीं, पीएमएलएन उस वक्त तक इलेक्शन के लिए तैयार नहीं होगी, बेशक अक्टूबर आ जाए, नवंबर आ जाए, उस वक्त तक इलेक्शन के लिए तैयार नहीं होगी जब तक कि उनको ये एश्योरेंस नहीं होगी कि हमने इमरान खान और उसकी जमात को न्यूट्रलाइज कर दिया है, उनको हमने खत्म कर दिया है, और उनकी तमाम तर जो सिचुएशन है वो अब रही नहीं है इलेक्शन के हवाले से, हमने उसका बिल्कुल एक तरह से खात्मा कर दिया है। तो उस वक्त तक कोई इलेक्शन पीएमएलएन और पीडीएम जो है वो करवाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। ये बेसिक इनका गोल है। और साथ ही साथ उनकी जो एफर्ट है कि इमरान खान को डिसक्वालीफाई करवाया जाए, इमरान खान को जेल में डाला जाए, वो जारी रहेगा। इनफैक्ट इमरान खान ने अपनी ये मूव करके उनकी जो मूव्स हैं डिसक्वालीफाई करने वाली और जेल में डालने वाली, उनको किसी हद तक फ्रस्ट्रेट कर दिया, बिकॉज वो जिस चीज के ऊपर काम कर रहे थे उससे हट के उनको अब एक नई चीज के ऊपर काम करना पड़ गया असेंबलियों के हवाले से। आपने वो देखा कि जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, हो सकता है वीडियो लीक्स हो जाएं, ये प्रोसेस ऑफ डिमोनाइजेशन जो है इसमें सैकड़ों लोग तो नजर ही आ रहे हैं कि एम्प्लॉय किए गए हैं। और ये मैंने बहुत महीने पहले सुना था कि बहुत बड़ा बजट कायम किया गया है फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे, इस्टेब्लिशमेंट के लेवल पे भी, जहां पे सैकड़ों बल्कि शायद हजारों लोगों को हायर किया गया है, जिनको एक तनख्वाह भी मिलती है इन ट्वीट्स के हवाले से, चीजें करने के हवाले से, और उनको पर ट्वीट भी एक मुआवजा मिलता है। उसका सारा इफेक्ट आप देख सकते हैं। अगर आप इमरान खान के ट्विटर हैंडल पे भी चले जाएं या मेरे ट्विटर हैंडल पे चले जाएं, तो आपको बहुत से लोग नीचे मिलेंगे जो थोड़ी देर, चंद जैसे ही मैं कोई ट्वीट करता हूँ, ये जैसे इमरान खान ने कोई ट्वीट किया है जो बन्नू में दहशतगर्दी हो रही थी उसके हवाले से, तो नीचे आपको सैकड़ों ट्वीट्स मिलेंगे जो लोग लिख रहे हैं और मसलसल लिखते चले जा रहे हैं। तो ये बेसिकली पेड ट्विटर जो है सारा का सारा क्राउड है। अब मैं समझता हूँ कि इस पूरी मूव से हटके अच्छा, मुझे पॉज करना पड़ा बिकॉज यहाँ बड़ी धूप है इस वक्त, जिस सन रूम कमरे में मैं हूँ। एक दिन जो मेरे लास्ट वीलॉग था उसमें मैंने कहा कि यहाँ बड़ी वार्म, गलती से मैंने कह दिया जुमला, मेरा एक्सप्रेशन ठीक नहीं था। मैं कहना ये चाह रहा था कि बहुत खूबसूरत धूप निकली हुई है और बड़ी वार्म सनशाइन है। ठंड तो यहाँ इतनी शदीद है कि मेरे ख्याल है 4-5 था सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और अभी खबर ये है कि वॉशिंगटन में बहुत जल्दी कोल्ड वेव आएगी, उसके बाद टेम्परेचर नेगेटिव में चला जाएगा, 0 से नीचे फॉल कर जाएगा। तो सर्दी बेतहाशा है, लेकिन उसके बावजूद बहुत खूबसूरत धूप जो है, जिसको देख के बड़ी वार्म एंड सनी फीलिंग होती है। मैं जिस कमरे में हूँ उसमें बड़ी धूप पड़ रही थी, इसलिए मैंने अपने इस टेबल को उठा के पीछे किया है और मैंने पॉज किया था। अभी आते हैं लार्जर पिक्चर में। आप ये समझिए, आई होप बहुत से लोग देखते ही नहीं पूरा, जो इस वक्त पॉलिटिक्स में लाहौर में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, जो भी घटियापन हो रहा है, सब कुछ है, वो तो अपनी जगह है ही है, लेकिन जो एक्चुअल चीज हो रही है वो इससे बड़ी डिफरेंट है, और सारी की सारी चीज का ताल्लुक अफगानिस्तान से। अब आप में से जो लोग फॉलो कर रहे हैं एक्टिवली पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को, वो सुन चुके होंगे कि बन्नू कैंट के अंदर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के दफ्तर के ऊपर जो कब्जा किया हुआ था 10 टीटीपी के मिलिटेंट्स ने, वो अब से चंद घंटे पहले खत्म हो गया है। पाकिस्तान के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप एसएसजी के जरार विंग या कमांड जो है उसने वहां कार्रवाई की है, और उसके बारे में मैं आपके साथ दोबारा स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ। और वो कामयाब हुआ है, और उसमें सारे मिलिटेंट मारे गए हैं, या एक आध धुड़ गया है या समथिंग लाइक दिस। और उसके अलावा 2 एसएसजी के कमांडोज भी उसमें शहीद हुए हैं, बहुत से लोग और जख्मी भी हुए हैं। हालांकि व्हाट्सएप के ऊपर जो एक नोट चल रहा है वहां तो पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज में से किसी का कोई लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ, मामूली तौर पे 5 लोग जख्मी हुए हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने, जो मैं भी आपको स्क्रीन शेयरिंग करना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में एडमिट किया है कि हमारा लॉस ऑफ लाइफ जो है वो हुआ है। और वो मैं आपके साथ अभी स्क्रीन शेयरिंग करके आपको दिखाना चाहता हूँ। लेट मी शो यू दिस। अच्छा जी, ये देखिए, ऑल टेररिस्ट किल्ड, 2 SSG कमांडोज मार्टर्ड एज ऑपरेशन एट बन्नू सीटीडी सेंटर कंक्लूड्स ख्वाजा आसिफ। ये आप सारा देख सकते हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब का अल्लाह भला करे, बाकी सब चीजें चले उनको बतानी थी एज डिफेंस मिनिस्टर, लेकिन नीचे वो क्या फरमाते हैं, आ, आ, यहाँ पे देखें।
The defense minister criticized PTI chairman Imran Khan and called the incident a total collapse of the Khyber Pakhtunkhwa government. दुर्फिटे मुंह, बेशरम इंतहा की ये बात है. May I explain to you why I'm saying? The unfortunate aspect of this is that terrorism is again making strides in Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, he said. Terrorism incidents have taken place in other provinces as well, but there is clear evidence that terrorists from across the border or locally are rising again in KP and Balochistan. These 33 were under. अच्छा, ये अब इतनी शर्मनाक स्टेटमेंट है. ख्वाजा आसिफ ने वैसे कभी भी कोई ऑनरेबल बात की नहीं है. जब से मैंने उनको देखा है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, कभी भी कोई ऑनरेबल बात उन्होंने नहीं की. इनको देख के ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने उनमें ये कैपेसिटी और सलाहियत रखी ही नहीं है कि वो कभी कोई ऑनेस्ट सच्चाई की बात कर सकें. वो जब बात करते हैं मुनाफकत की बात करते हैं. लेकिन यहाँ तो अल्लाह माफ करे, उन्होंने कमाल ही कर दिया. ये कब था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पाकिस्तान में टेररिज्म को, दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए इक्विप की गई हैं. पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए, लेट मी स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन. पाकिस्तान की गुज़िश्ता 20-25-30 वर्ष की अगर आप तारीख देखें, बल्कि हमेशा की तारीख देखें, तो पाकिस्तान में पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोविंशियल जो है सेटअप में, उनको कभी इस तरह से एम्पावर किया ही नहीं गया. पुलिस ऑर्गेनाइजेशन क्या, इवन फेडरल गवर्नमेंट के पास जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे भी रेंजर्स को छोड़ दें जो बेसिकली पैरामिलिट्री है, और उसकी इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान के पास है या पाकिस्तान आर्मी के पास है. अदरवाइज पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशंस को, फेडरल गवर्नमेंट की हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हो, उनको कब एम्पावर किया गया या रीजनेबली ट्रेन किया गया, उनको कब अथॉरिटी दी गई है, उनको कब कॉन्फिडेंस दिया गया है कि वो मिलिटेंट दहशतगर्दों का मुकाबला कर सकें. बाज़ मुल्कों में ऐसा है, बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहां बड़े वेल इक्विप्ड पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी की गई हैं जो फेडरल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट्स को रिस्पॉन्ड करती हैं. तुर्की इसकी बड़ी क्लासिक एग्जांपल है. जब 2016 के अंदर एक फैक्शन जो था टर्किश मिलिट्री का, उसने कू की प्रेसिडेंट तैयब रजब एर्दोगान के खिलाफ, तो जो आप सड़कों पे देखते हैं कि जिन्होंने उन बागी, सरकश, इलीगल हरकत करने वाले सोल्जर्स की पिटाई की, वो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के सोल्जर्स हैं प्रिंसिपली तौर पर. और वो जो सब अरेस्ट किए उन सरकश बागी सोल्जर्स के, आर्मी सोल्जर्स के, वो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने किए. और वही उनको मारते हुए, थप्पड़ मारते हुए, कपड़े फाड़ते हुए उनको कोर्ट रूम के अंदर लेकर आए. अगर आप फुटेज निकाल के देखें, पाकिस्तान के अंदर कभी भी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास ट्रूप्स हैं, जो वो भी उनके कंट्रोल में नहीं है, वो भी आर्मी के कंट्रोल में है. और जो पंजाब पुलिस या खैबर पख्तूनख्वा पुलिस है, उनको कभी भी मीनिंगफुल तरीके से ये कैपेसिटी दी ही नहीं गई, एम्पावर किया ही नहीं गया कि वो इस किस्म की दहशतगर्दी के मुकाबले में कोई इफेक्टिव कार्रवाई कर सकें. इनफैक्ट आर्मी पब्लिक स्कूल जो है, जब उस पर हमला हुआ दिसंबर की 16 तारीख को 2014 में, तो वहाँ पुलिस छोड़, वहाँ जो रेगुलर ट्रूप्स थे आर्मी के, उन्होंने भी कोई काउंटर कार्रवाई नहीं की, बल्कि 7 या 8 घंटे वेट किया कि तरबेला से एसएसजी के कमांडोज आए. उस वक्त देर तक कोई बच्चा नहीं बचा था, कोई उसातजा नहीं बचे थे, और वो अंदर जाके कार्रवाई करें. किसी को हिम्मत नहीं हुई अंदर जाके कार्रवाई करने की, विच इज अ क्लासिक स्टोरी ऑफ मिसमैनेजमेंट, फेलियर, बुजदिली एंड एवरीथिंग. और उसकी कोई पब्लिक इंक्वायरी जो है वो सामने आज तक नहीं आई. और यहाँ पर पाकिस्तान का ये भूत किस्म का जो डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का, मुनाफिक और जाली आदमी, ये कह रहा है कि इसे कहते हैं ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की नाकामी है. और अच्छा, अब इसमें जो भी मुनाफिकत की ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं, इसके पीछे एक लार्जर पिक्चर है जो बिल्डअप की जा रही है. यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ, अफगान तालिबान के साथ एक स्पेक्टर ऑफ वॉर इंटेंशन जो है उसको बिल्डअप किया जा रहा है. लेकिन बिफोर आई गो ऑन टू दैट, मैं एक चीज आपको और दिखाता हूँ ताकि मैं इस मुनाफिकत को अच्छी तरह से एक्सपोज कर सकूं. ये आप देखिए, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर डिस्प्यूट हीट्स अप के हवाले से जनवरी 12 2022 में, इस साल के शुरू में, यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस USIP के अंदर एक सेमिनार हो रहा है जहां डिस्कशन होती है बॉर्डर के हवाले से. ये बॉर्डर की पिक्चर्स हैं सब कुछ. अब इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है ये देखें, हाउ मच ऑफ एन इम्पैक्ट हैज पाकिस्तान's border fencing project had on its internal security? How does the Pakistani military now view the situation on its western border following the Taliban takeover, and how does this fence fit into its security priorities? यहाँ जरा सुने क्या लिखा है. Pakistan's fencing of the Afghanistan-Pakistan border has been a central project of Pakistan Army Chief
General Qamar Bajwa's security policy for the country's western frontier. Given Pakistan's fiscal constraints, it has been very costly for Pakistan in material terms. There are reports that Pakistan has spent nearly $532 million. कितने? 532 million. कितने बनते हैं? ये आधे बिलियन बनते हैं. कितने मिलियन होते हैं एक बिलियन में? 1000 मिलियन. ठीक. अब यहां पर मैं वापस आ जाता हूं. लेट्स एक्चुअली come back to अच्छा, मैंने इसकी शेयर स्क्रीन कभी की ही नहीं है. आई एम सॉरी, ये मेरी कंफ्यूजन अब हुई है. आई एम सो सॉरी फॉर दिस, क्योंकि मेरा ख्याल था कि मैं शेयर कर चुका हूँ स्क्रीन, तो मैं आपको दिखाना चाहता था. पढ़ के तो मैंने सुनाई दिया आपको. यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ. ये देख लें आप. ये अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर डिस्प्यूट हीट्स अप. ये यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट पीस का सेमिनार है. कब का है? जनवरी 12 का है, 2022 का. और ये एग्जैक्टली लिखा हुआ, मैं इसको आपको डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा. ये वो क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया. हाउ मच ऑफ एन इम्पैक्ट हैज पाकिस्तान बॉर्डर फेंसिंग प्रोजेक्ट हैड ऑन इंटरनल सिक्योरिटी. ये देखें जरा. पाकिस्तान फेंसिंग ऑफ द अफगानिस्तान बॉर्डर has been a central project of Pakistan Army Chief General Qamar Bajwa's security policy for the country's western frontier. Given Pakistan's fiscal constraints, it has been very costly for Pakistan in material terms. और ये कॉस्ट इसकी पड़ी है nearly $532 million, यानी $500 million. Now let's stop sharing. इसको मल्टीप्लाई करें 250 से, तो आपको पता चलेगा ये तकरीबन 130 अरब रुपए बनते हैं पाकिस्तान के. ये वो फेंस प्रोजेक्ट बनाया गया था इसको सिक्योर करने के लिए. ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर है, झूठा मुनाफिक, उसका पहला क्वेश्चन है कि बताए भूत के बच्चे, फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी. ये जो फेंसिंग प्रोजेक्ट था, ये गुज़िश्ता जुलाई से मुराद सईद बेचारा रोते रोते बैठ गई, आवाज़ किसी सौदाई की. उसकी ज़िंदगी को भी खतरा है. उसने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, मुराद सईद ने खत भी लिखा है कि मुझे मुसलसल थ्रेट्स दी जा रही हैं, और उसने बड़े सीरियस एलिगेशंस वहाँ पे लगाए हैं. लेकिन जुलाई 2022 से मुराद सईद मसलसल दुहाई दे रहा है कि टीटीपी के मिलिटेंट्स मालाकंड डिवीजन सबात में जगह जगह पाए जाते हैं. वहाँ की लोकल जो इंतजामिया है और लोकल जो पॉलिटिशियंस हैं पीटीआई के, उनसे भत्ता मांग रहे हैं, उनको जिंदगी की थ्रेट दे रहे हैं. इसमें एक आध शहादतें भी हुई, हमले भी हुए. और ये डिफेंस मिनिस्टर जो है, जो अभी ये मुनाफिकत फरमा रहा है यहाँ पे, इसने किसी भी स्टेज पे फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया. ये खालिस्तन जिम्मेदारी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की है. इस्टेब्लिशमेंट अगर हम ये माने कि आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट के नीचे काम करती हैं. ये 130 अरब रुपए की फेंस, और ये भी अंडर एस्टिमेशन मैं समझता हूँ कॉस्ट की है. इससे ज्यादा कॉस्ट लगी है ये बॉर्डर फेंस खड़ी करने के लिए. इस फेंस खड़ा करने के बाद ये टीटीपी के सारे जो मिलिटेंट हैं जो दंदनाते फिर रहे हैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है? अभी मैं आपको इसकी थोड़ी सी मजीद स्क्रीन शेयर करता हूं, और फिर आप इसकी बेहतर आप इसकी समझ सकते हैं. सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, ये भी डॉन की स्टोरी है, जरा इस पे गौर कीजिए. UN chief calls on Taliban government to end terror activities posing threat to Pakistan from the Afghan soil. United Nations Secretary General Antonio Guterres has called on the Taliban administration in Kabul to ensure an end to all forms of terrorism activities that pose a threat to Pakistan and other neighboring countries from Afghan soil. इसकी खास किस्म की सिग्निफिकेंस है. ये जो प्रेस ब्रीफिंग उन्होंने की है न्यूयॉर्क के अंदर. देखिए, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि दोहा एकॉर्ड के अंदर जो अमेरिका, यूएस और तालिबान के दरमियान जो दोहा एग्रीमेंट हुआ कतर के कैपिटल दोहा में, उसका सेंट्रल आर्गुमेंट ये था कि तालिबान ने ये एश्योर किया अमेरिका को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि अफगान सॉइल जो है वो यूज नहीं करने देंगे दहशतगर्दी की एक्टिविटीज के लिए अफगानिस्तान से बाहर. उस वक्त प्रिंसिपल कंसर्न ये था कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को कंसर्न था, और हिंदुस्तान को कंसर्न था कि ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कहीं स्पेस यूज ना हो. बिकॉज वो कहते थे कि जब तालिबान की हुकूमत पहले आई थी 97 से लेके 2001 तक, तो अफगानिस्तान की स्पेस यूज की गई थी फॉर ऑर्गेनाइजिंग मिलिटेंट एक्टिविटी, या हमले किए गए वहां से ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर. ये उनकी पोजीशन थी उस वक्त. ये कंसर्न ऑफ कोर्स था कि पाकिस्तान के खिलाफ भी नहीं होनी चाहिए. लेकिन पाकिस्तान को तो अफगान तालिबान का हमदर्द और सपोर्टर समझा गया, तो प्रिंसिपल कंसर्न पाकिस्तान के हवाले से नहीं था. लेकिन अभी जो चीज कही जा रही है, जो अभी मैं आपको पढ़ के सुनाई है, इसकी इसकी जो सारी कहानी बनती है, और एक मैं स्क्रीन आपको और दिखा दूं. ये यूएस ऑफर्स हेल्प विद टीटीपी थ्रेट इंडिया राइवलरी, indicating it is closely following reports that militants have seized control of a counter-terrorism center in Banu. The United States on Monday offered unconditional support to Pakistan in its battle against the TTP and similar groups, saying that defeating terrorism was a shared goal of both the countries. ये मैं आपको दिखा चुका हूं. Let me come back and explain the significance of all that. As I said, तालिबान को पाबंद किया गया था कि
अफगानिस्तान की सरजमीन और स्पेस यूज नहीं होगी फॉर एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज बियॉन्ड द जोग्राफिकल बॉर्डर्स ऑफ अफगानिस्तान। उन्होंने कहा था कि हाँ उसको इंश्योर करेंगे। उसके बाद गुज़िश्ता चंद महीनों में अफगानिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होने लग गई। अगस्त में आयमन अल ज़ाहिबारी को एक ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया, जिसके बारे में अफगान तालिबान ने कुछ दिनों की तहकीक के बाद इल्ज़ाम लगाया कि ड्रोन स्ट्राइक्स पाकिस्तान से हो रही हैं। उसके बाद उन्होंने एक से ज़्यादा दफ़ा इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान की स्पेस जो है वहाँ से ड्रोन्स उठ उठ के अफगानिस्तान के अंदर टारगेट्स को हिट कर रहे हैं। और उसके बाद से अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान जो रिलेशनशिप हैं वो टेंस होने लग गए। इसी टाइम पीरियड में अफगानिस्तान के अंदर जहां पहले निस्बतन बहुत अमन हो चुका था, पीस हो चुका था, अगस्त की 15 तारीख के बाद से वहां दहशतगर्दी रुक गई थी, वहां 2022 के अंदर बतदरीज मुख्तलिफ टारगेट्स के ऊपर दहशतगर्दी के हमले होने लग गए हैं, कभी एक ग्रुप की तरफ से, कभी दूसरे ग्रुप की तरफ से, और एक स्पेक्टर खड़ा हो रहा है कि अफगान तालिबान जो है वो अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं कर पा रहे एंड देर लूजिंग कंट्रोल। उसके अलावा जो उनका अपना कसूर है कि औरतों और बच्चों को जिस तरह से वो ट्रीट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, वो तो खैर उनका एक बहुत बड़ा फेलियर है ही। लेकिन और फिर उनकी पाकिस्तान के साथ एक टेंशन बिल्डअप हो रही। अब यहाँ पर केस क्या बिल्डअप किया जा रहा है, और हाँ माइंड में ये भी रखिए कि जाहिर है कि अफगान तालिबान की हुकूमत को दुनिया की किसी भी गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज नहीं किया, और यूनाइटेड नेशन का भी उनसे एक ह्यूमैनिटेरियन रिलेशनशिप है, तो अफगान तालिबान की हुकूमत जो है वो यूएन की मेंबर स्टेट नहीं है स्टेज पे। ठीक, दिसंबर 2021 तक सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाई इस्लामाबाद में अफगान तालिबान के लिए लेजिटिमेसी बाय करने के लिए, इंटरनेशनल एड हासिल करने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए, जहां पे अफगान तालिबान के ऑब्जर्वर भी आए एंड सो ऑन। अब ऑल दैट इज द हिस्ट्री। अब आगे है, इस वक्त खड़े हैं दिसंबर 2022, किसी ने रिकग्नाइज नहीं किया। अब अफगान तालिबान पे ये इल्जाम है कि उनसे सिचुएशन संभल नहीं रही। मुझे ये लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग एट दिस स्टेज एंड इट्स अ लिटिल प्रीमैच्योर, लेकिन डॉट कनेक्टिंग यही होती है कि वक्त से बहुत पहले आप चीजों को भांप जाएं, उसको देखें। अब एक केस बन रहा है कि अफगान तालिबान फेल हो गए हैं, इनको फारग करने और हटाने की जरूरत है, और इसके अंदर केस पाकिस्तान के ऊपर रख के बनाया जा रहा है। या तो कहीं ये एक्सपेक्टेशन है कि पाकिस्तान इसमें रोल प्ले करेगा, ये पाकिस्तान की मौजूदा जो डिस्पेंसेशन है पीडीएम की, यहाँ से ये मैसेज जा रहा है कि जनाब हम हाजिर हैं, हम तैयार हैं अफगान तालिबान के साथ लड़ने के लिए और अफगानिस्तान के अंदर दुनिया की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। जिसका मुझे किसी फाइनेंशियल जो सूझबूझ रखने वाले साहब हैं, उन्होंने मुझे 10-15-20 दिन पहले ये कहा था कि पाकिस्तान ओनली रियल ऑप्शन है कि एक बार फिर जंग छिड़ जाए अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ, और उसमें वेस्टर्न जो कंट्रीज लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान की फाइनेंशियल माली मदद करने लग जाए। अगर ऐसा हुआ, बदकिस्मती से, अल्लाह करे ऐसा ना हो, मेरे मुंह में खाक, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के बारे में फिर हम क्या सोचेंगे, दुनिया पाकिस्तान के बारे में क्या सोचेगी, बिकॉज ये यही अफगान तालिबान हैं जिनको पाकिस्तान ने पहले अमेरिका के अंडर प्रेशर इनको सरेंडर किया आफ्टर 9/11। पाकिस्तान उनके खिलाफ एक कॉम्बैटेंट बन गया, उसके वहां पे चले जो भी हुआ। लेकिन अब एक बार फिर 20 साल से पाकिस्तान पे इल्जाम ये था कि ये पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा है, स्पेस दी हुई है, कोयटा शूरा ब्ला 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 एंड ऑल दैट, और अब एक बार फिर पाकिस्तान इन्हीं अफगान तालिबान के खिलाफ अगर अपने इंटरेस्ट में कार्रवाई करता है, व्हाट रिमेन्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, इस चीज को सोचें। लेकिन ये सिचुएशन कुछ इस तरफ जाती नजर आती है, और जब आप इसको फैक्टर इन करते हैं, जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, जिस तरह से टेंशन बिल्डअप की जा रही है, पूरा नैरेटिव, पूरा स्क्रिप्ट शेप अप हो रहा है, तो आपको ये समझ आती है कि ये जो टेंशंस हैं पाकिस्तान के बॉर्डर्स में, और जो इंडिया के साथ एक आर्टिफिशियल टेंशन पिकअप की गई है, और मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि पीडीएम की हुकूमत के फरिश्तों की भी वहमो गुमान में ये नहीं है कि ये हिंदुस्तान के साथ कोई सीरियस स्टैंड ले सकते हैं। ये सिर्फ एक मजाक कर रहे हैं, और बल्कि मुझे थोड़ा सा शक ही है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन अभी देखा है मैंने कि किसी ने हिंदुस्तान में बिलावल जरदारी भुट्टो के ऊपर कोई हेड मनी रख दी है उनका, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, सर उतारने के लिए, ब्ला ब्ला ब्ला। और अब पाकिस्तान में बाज शख्सियात जो हैं वो एक केस बिल्डअप कर रही हैं कि बिलावल जरदारी ने कितना यानी बोल्ड स्टैंड लिया नरेंद्र मोदी के खिलाफ। कुछ उसमें एंकर्स भी हैं, मीडिया पर्सन हैं, कोई सोशल मीडिया पे हैं, कोई ट्विटर के ऊपर क्राउड है। ये सारा एक ड्रामा ढकोसला हो रहा है पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से तवज्जो हटाने के लिए। एक टोटली इलेजिटिमेट फेल्ड गवर्नमेंट जिसकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल जीरो है, उसको एक मस्कुलर किस्म का इमेज देने के लिए, और पाकिस्तान को फाइनेंशियल पाइपलाइन दिलाने के लिए अफगानिस्तान के साथ मुमकिन टेंशन पैदा करने की कोशिश भी की जा रही है। अल्लाह करे दैट आई एम प्रूव रॉन्ग। अभी तक बहुत सी चीजें जो मैंने मात से की हैं उसमें बहुत सी चीजें सही साबित हुई हैं, बट आई वुड रियली रियली सिंसियरली विश दैट माय एनालिसिस इज रॉन्ग और ये चीजें इस तरह से नहीं हो रही। लेकिन प्राइमा फसाए जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो देखिए अब जो दिन शुरू हो रहा है
21 दिसंबर का, उसमें क्या रस्साकशी होती है लाहौर के अंदर। मुझे खतरा है कि धींगा मुश्ती होगी, उसके बाद एक कोर्ट केस शुरू हो जाएगा। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स मूव। थैंक यू।